हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में। एफआईआर भारतीय प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर को परिभाषित नहीं किया गया है। प्रताप सिंह कैरो वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को डिफाइन करते हुए कहा है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वह प्रतिवेदन है जिसके अधीन कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा संज्ञेय अपराध के किए जाने का अभिकथन करता है। यह अपराध घटित होने के संबंध में फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। देखिए, अब इसके इसेंशियल्स हैं। प्रथम, सूचना रिपोर्ट के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 का विश्लेषण करने पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। फर्स्ट देखिए, सूचना संज्ञेय अपराध के संबंध में होना चाहिए। नेक्स्ट है, सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है, सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकती है। नेक्स्ट है, यदि सूचना मौखिक है, ओरल दिया गया है, तो थाने के भार साधक अधिकारी स्वयं चेक रजिस्टर में लिखेगा या अपने किसी भार साधक अधिकारी से लिखवाएगा तथा उससे पढ़कर सुनवाएगा और हस्ताक्षरित भी कराएगा, सिग्नेचर कराएगा। यदि सूचना लिखित रूप में दिया गया है तभी सूचनादाता का हस्ताक्षर कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सूचना के सार को राज्य सरकार द्वारा विहित पुस्तिका जनरल डायरी में लेखबद्ध किया जाएगा। देखिए, धारा 150 सेक्शन 154 की उपधारा 2 के अकॉर्डिंग सूचना देने वाले व्यक्ति को लिखी गई सूचना की एक प्रति निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति को लिखी गई सूचना की एक प्रति निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिलने पर वह उसे दर्ज करे। वह इस आधार पर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है कि सूचना का स्रोत या आधार विश्वसनीय है या नहीं, मना नहीं कर सकता है। अब देखिए, केस है प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2007 सुप्रीम कोर्ट का है, आप लोग नोट कर लीजिए। के मामले में निर्धारित किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करना थाने के भार साधक अधिकारी की कानूनी बाध्यता है। धारा 154 सेक्शन 154 की उपधारा 3 के अनुसार यदि पुलिस अधिकारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करता है तो इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति का उक्त सूचना को सीधे पुलिस अधीक्षक के पास रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकता है। यानी वो सीधा सूचना को सीधे पुलिस अधीक्षक के पास रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक का समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचना से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण किए जाने का आदेश देगा। यदि पुलिस अधीक्षक कार्रवाई नहीं करता है तो पीड़ित व्यक्ति 156(3) के
अंतर्गत 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। आवेदन के साथ थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई इत्तला की प्रति तथा डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेजी गई इंफॉर्मेशन की डाक रसीद भी संलग्न होगी। सेक्शन 156 की सब क्लॉज 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। व्यथित व्यक्ति को एक अन्य विकल्प भी प्राप्त है यदि वह धारा 200 के अंतर्गत संबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट परिवाद दर्ज नहीं करता है या परिवाद धारा 203 के अंतर्गत खारिज कर देता है तो खारिजी के विरुद्ध सेशन न्यायालय सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन पत्र को खारिज किए जाने पर सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में आवेदन याचिका के माध्यम से कर सकता है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का साक्षिक मूल्य क्या है। एविडेंसरी वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देखिए पहला पॉइंट, प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर किसी अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। फिर भी एफआईआर के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। जब सूचनादाता साक्षी बन करके विचारण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए उपस्थित होता है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 145 के अंतर्गत 145 के अंतर्गत खंडन तथा धारा 157 के अंतर्गत 157 के अंतर्गत संपुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, एफआईआर सूचना देने वाले के आचरण का एक भाग होती है और वह कभी-कभी आचरण के बारे में भी बताती है, अतः धारा 8 के अंतर्गत सुसंगत हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जब सूचनादाता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात मर जाता है और उस एफआईआर से उसकी मृत्यु के कारण का पता चलता है तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा सब क्लॉज 1 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत हो सकता है। देखिए अब इस पे बात करते हैं विलंब से दर्ज कराई गई एफआईआर का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ एफआईआर हैज बीन डिलेड। सामान्य नियम यह है कि एफआईआर को तत्काल तुरंत दर्ज कराया जाना चाहिए। देर से लिखाई गई सूचना उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है क्योंकि अपराध के घटित होने एवं एफआईआर के मध्य अंतराल से घटना का सही वर्णन एफआईआर में नहीं आ पाता है, परंतु घटना की रिपोर्ट यथाशीघ्र दी गई है या नहीं दी गई है इसका निर्धारण करने में निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट देखिए, यदि अपराध की प्रकृति ऐसी है कि सूचनार्थी को सूचना देने में झिझक होती है जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा का भय बना रहता है, जैसे लैंगिक अपराध, ऐसे अपराध के संबंध में सूचना देने में और देने में विचार विमर्श करने में समय का लगना स्वाभाविक है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, थाने से घटना स्थल की दूरी तथा खराब मौसम, ये भी रीजन होता है। नेक्स्ट है विपक्षी का भय, अर्थात जहां हत्यारों के खुलेआम हथियारबद्ध तथा आक्रामक मुद्रा में गांव में घूमने के कारण सूचनार्थी भयभीत हो गया था। ऐसी स्थिति में एफआईआर दर्ज कराने में विलंब हो जाने से साक्षिक मूल्य नष्ट नहीं होता है, उसके कारण होने चाहिए, किंतु विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण अगर नहीं है
तो उसका साक्षिक मूल्य विलंब के कारण समाप्त हो सकता है। विलंब के कारण समाप्त हो सकता है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं राइट टू फाइल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने वाले के अधिकार क्या क्या हैं। देखिए सूचनार्थी की रुचि इस बात में होती है कि यदि वास्तव में अपराध हुआ है तो अभियुक्त को क्या दंड मिलना चाहिए। अतः संहिता के अंतर्गत उसे प्रक्रिया के विभिन्न अवसरों पर कार्यवाही की सूचना से अपने को अवगत कराने के लिए विभिन्न अधिकार प्रावधानित हैं। फर्स्ट देखिए धारा 154 की सब क्लॉज 2 के अनुसार FIR दर्ज कराते ही सूचनार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति पाने का हकदार हो जाता है। सेक्शन 157 की सब क्लॉज 2 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने का भार साधक अधिकारी मामले का अन्वेषण नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके विचारण में अन्वेषण प्रारंभ करने के पर्याप्त कारण हैं, तो उसे सूचनार्थी को बताना चाहिए कि वह मामले का अन्वेषण नहीं कर सकता है। पर्याप्त कारण है कि वह नहीं करना चाह रहा है उसका अन्वेषण, तो उसके पर्याप्त कारण को बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जब अन्वेषण समाप्त हो जाता है और पुलिस अधिकारी पुलिस रिपोर्ट या अंतिम रिपोर्ट जब मजिस्ट्रेट के पास भेजता है तो पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि इसकी सूचनादाता को दे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना FIR के अंतर्गत आती है। डज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय टेलीफोन कम अंडर FIR। देखिए सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के गठित होने के संबंध में थाने के भार साधक अधिकारी को टेलीफोन द्वारा सूचना देता है और सूचनादाता की पहचान हो जाती है कि वह कौन है, कहाँ का निवासी, कहाँ का है, स्थान कहाँ है, तब तो टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। तब उसकी सूचना को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसमें एक केस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तपिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1970 के प्रकरण में के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कोई व्यक्ति थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध घटित होने के संबंध में थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना देता है और सूचनादाता की पहचान नहीं हो पाती है, अगर सूचनादाता की पहचान नहीं हो पाती है कि वह कौन है और उसका निवास स्थान कहाँ है, तब टेलीफोन द्वारा दी गई सूचना को FIR की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इतना आज बात किए हम लोगों। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे तलाशी वारंट के बारे में। ये FIR का सेकंड पार्ट होगा अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।